हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड टुडे इज लेक्चर नंबर 7, राइट। इन द लेक्चर नंबर 6 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जीन, राइट। जीन्स के हमने टाइप्स देखे थे, उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे दैट इज वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस एंड वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। बोथ वाज गिवन बाय बीडल एंड टैटम, राइट। आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 7। इसमें हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन, राइट। एंड किसका ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, राइट। सो ट्रांसक्रिप्शन मैं बता दूं तो बहुत सिंपल भाषा में ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? टू कॉपी। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? टू कॉपी, राइट। सो आगे बढ़ते हैं और डिटेल में हम पढ़ेंगे आज ट्रांसक्रिप्शन। सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ओके, so synthesis of RNA chain over DNA template is called transcription. Okay, so ये प्रोसेस बता दिया है मैंने कि इस प्रोसेस में क्या होगा। There will be a synthesis of RNA chain over DNA template. Okay, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। It takes the coded information from DNA for protein synthesis, right? Transcription में जो प्रोडक्ट बनता है that is RNA, वो उसके पास इंफॉर्मेशन होगा जो कि कहाँ काम आएगा? प्रोटीन सिंथेसिस में, राइट। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, याद रखना है ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट step or you can say first event of gene expression, और ये इसका लोकेशन याद रखना है। Transcription occurs in the nucleus of the cell. Where does the transcription occur? क्वेश्चन आ सकता है। It occurs in the nucleus of the cell. अब यहाँ पर एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, बहुत सिंपल सी बात है ये तो, राइट। अब यहाँ पर जो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी ट्रांसक्रिप्शन में, एंजाइम का नाम क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आई रिपीट, द नेम ऑफ द एंजाइम व्हिच विल परफॉर्म ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज आरएनए पॉलीमरेज। उसको कैसे बोलना है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, राइट। देखो बहुत सिंपल है, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनेगा, इसीलिए वहां पर किसकी जरूरत है? आरएनए पॉलीमरेज। किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? डीएनए, राइट। इसीलिए बोला है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, है ना। फर्स्ट पॉइंट देखो, मैंने क्या बताया कि देयर विल बी व्हाट? सिंथेसिस ऑफ आरएनए चेन ओवर डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए याद रखना है एंजाइम जो है वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डीएनए, क्योंकि वो एंजाइम ही क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा, राइट। सो याद रखना है द एंजाइम रिक्वायर्ड इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को आप बोलते हो आरएनएपी, कैपिटल आर, कैपिटल एन, कैपिटल ए, कैपिटल पी। वेयर आरएनए, आरएनए का मतलब होता है आरएनए एंड पी इज पॉलीमरेज। तो शॉर्ट में आरएनए पॉलीमरेज को एक और नाम है आर एन ए पी, आर एन ए पी। नाउ आरएनए पॉलीमरेज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोटिक्स हैव 3 different type of RNA polymerases along with some transcription factors. Okay, याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का होता है यूकैरियोटिक्स में। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स होंगे, जैसे रो फैक्टर है, राइट। रो एक फैक्टर है जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ काम करेगा, राइट, उसको असिस्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन में। सो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि एंजाइम्स के टाइप्स हैं ये आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, राइट। आरएनए पॉलीमरेज 1 का लोकेशन कहाँ है? न्यूक्लियोलस। 2 का लोकेशन और 3 का लोकेशन सेम है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोडक्ट आरएनए पॉलीमरेज का प्रोडक्ट मतलब याद रखना है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करेगा, तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? आरआरएनए। ओके, जब आरएनए पॉलीमरेज 2 इन्वॉल्व होगा ट्रांसक्रिप्शन में, आरएनए पॉलीमरेज 2 इन्वॉल्व होगा ट्रांसक्रिप्शन में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एचएनआरएनए और एमआरएनए। एचएनआरएनए और एमआरएनए याद रखना है स्टूडेंट्स। देन आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये जब भी काम करेगा तो क्या क्या बनेगा? टीआरएनए बनेगा
एंड एसएनआरएनए बनेगा, राइट। सो याद रखना है। अब ट्रांसक्रिप्शन में याद रखना है, अब ट्रांसक्रिप्शन जो हम अभी प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए की जरूरत पड़ती है। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए का ही वहां पर इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, राइट। अब मेरे को बताओ कि एमआरएनए बन रहा है, इसका मतलब कौन सा एंजाइम यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? आरएनए पॉलीमरेज, राइट। सो याद रखना है कि जब भी हम बात करें प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो दो हाफ में डिवाइडेड है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो दो हाफ में डिवाइडेड है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, राइट। सो ट्रांसक्रिप्शन जो है उसमें आरएनए पॉलीमरेज 2 का यूज होगा, इसको याद रखना है। और ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोडक्ट होगा जो कि आगे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, उस प्रोडक्ट का नाम है मैसेंजर आरएनए, दैट इज एमआरएनए। स्टूडेंट्स, की एंजाइम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इनफैक्ट तीनों ही एंजाइम का नाम इंपॉर्टेंट है, बट ट्रांसक्रिप्शन के प्रोस्पेक्ट से आरएनए पॉलीमरेज 2 का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज मेकिंग एचएनआरएनए और एमआरएनए, ओके। आगे बढ़ते हैं। नाउ आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स हमने डिस्कस किया, अब आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स भी डिस्कस करते हैं, राइट। सो वहां पर याद रखना है प्रोकैरियोटिक्स हैव ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोट्स हैव ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज। इसका बहुत ही सिंपल मतलब है कि देयर इज नो टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। इज दिस क्लियर? याद रखना है प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज का कोई भी टाइप नहीं होता है, राइट। So this RNA polymerase which synthesizes all the types of RNAs. तो इनमें तीनों टाइप के जो आरएनए हैं, राइट, उनको एक ही आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर है, देखो यार ये एक एंजाइम है, राइट, एंजाइम है। एंजाइम्स आप सभी को पता है, ऑल एंजाइम्स आर व्हाट? प्रोटीन्स। ऑल enzymes are proteins, right? So RNA polymerase of E. coli have 5 polypeptide chains. तो इसको याद रखना है कि RNA polymerase जो है it is made up of 5 polypeptide chains. RNA polymerase is made up of 5 polypeptide chains, जिसमें से 2 चेन किसका है? अल्फा पॉलीपेप्टाइड, 1 chain of each बीटा, बीटा डैश एंड सिग्मा। तो 5 हो गए, 2 अल्फा हैं, राइट, 2 अल्फा, ईच ऑफ बीटा, बीटा डैश एंड सिग्मा, राइट। सो आरएनए पॉलीमरेज इज अ टाइप ऑफ होलो एंजाइम, ओके। तो याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज इज अ टाइप ऑफ होलो एंजाइम, राइट। अब यहां पर याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा प्रेजेंट है, इस वजह से ये होलो एंजाइम है, राइट। अगर ये सिग्मा नहीं रहेगा तो आरएनए पॉलीमरेज को हम होलो एंजाइम नहीं बोलेंगे, राइट, उसको होलो एंजाइम नहीं बोलेंगे, इसको याद रखना है, ओके। सो यहाँ पर सेम वही चीज बताई हुई है। आउट ऑफ दीज द सब यूनिट सिग्मा फैक्टर recognizes the start signal और प्रमोटर रीजन ऑफ द डीएनए। प्रमोटर के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये एक टाइप का जीन है, राइट, जो एक रेगुलेटर है, राइट, इट इज अ रेगुलेटर। एग्जांपल हमने देखा था ना, प्रमोटर, ऑपरेटर, राइट, टर्मिनेटर, ये सब क्या है? दे आर द टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी जीन्स, राइट। सो ये जो सिग्मा फैक्टर है ये क्या करता है? इट रिकॉग्नाइजेस द प्रमोटर रीजन ऑफ डीएनए। ध्यान से देखो, आरएनए पॉलीमरेज 5 पॉलीपेप्टाइड से बन रहा है, उसमें से जो सिग्मा वाला पॉलीपेप्टाइड है वो किसको रिकॉग्नाइज करता है? प्रमोटर या स्टार्ट सिग्नल को, राइट। अब मैंने जैसे बताया सिग्मा नहीं होगा तो जो रिमेनिंग पार्ट है पॉलीमरेज एंजाइम का उसको हम क्या बोलेंगे? कोर एंजाइम। होलो एंजाइम मतलब सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होगा, राइट। फैक्टर अभी हमने देखा आरएनए पॉलीमरेज किससे बन रहा है, राइट। सो याद रखना है इसको। तो कोर एंजाइम मतलब क्या होगा? 2 चेन्स ऑफ अल्फा, ईच चेन ऑफ बीटा एंड बीटा डैश, ठीक है। इसको आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा ये जो पार्ट मैंने ये जो पूरा कंटेंट बताया, तीनों चारों पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट याद रखना है अभी आपको, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? segment of DNA which participates
segment of DNA which participates in transcription is known as transcription unit. बहुत ही सिंपल है, राइट? ऐसा हिस्सा डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इट इज डिफाइंड प्राइमरली बाय 3 रीजन्स। ओके, इट इज डिफाइंड primarily by 3 regions in the DNA, right? So क्या क्या regions हैं ये? पहला रीजन है प्रमोटर, दूसरा रीजन है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा रीजन है टर्मिनेटर। इसमें से प्रमोटर और टर्मिनेटर ये दोनों रेगुलेटरी जीन्स हैं, राइट? और स्ट्रक्चरल जीन तो सभी को पता है, इट एनकोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, राइट? सो याद रखना है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीजें होंगी, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज प्रमोटर, राइट? उसको भी डिफाइन किया हुआ है, द सीक्वेंस ऑफ डीएनए नीडेड फॉर आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड। ठीक है, सो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का ऐसा पार्ट है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आकर क्या होगा, बाइंड होगा। ठीक है, एंड अकॉम्प्लिश द इनिशिएशन रिएक्शन डिफाइंड प्रमोटर। ओके, सो डेफिनेशन दिया है कि प्रमोटर ये एक ऐसा रीजन है डीएनए का, एक ऐसा रीजन है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करेगा, उसको इनिशिएट करेगा। आगे नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज स्ट्रक्चरल जीन। आप सभी को पता है कि स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, राइट? द सीक्वेंस ऑफ DNA which have encoded information for the synthesis of a polypeptide is known as the structural gene. Next, terminator. अब टर्मिनेटर क्या होता है? The sequence of DNA required so that no further bases are added to the RNA chain, right? तो टर्मिनेटर मतलब क्या? ये एक ऐसा यूनिट है, ये एक ऐसा रेगुलेटरी जीन है जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करेगा। मैं सीधे लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब ये है, टर्मिनेटर एक ऐसा पार्ट है डीएनए का जो क्या स्टॉप करेगा, ट्रांसक्रिप्शन। मतलब देयर विल बी नो फर्दर बेसिस एडेड टू द आरएनए चेन, एंड उसके बाद क्या होगा, द कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए कम्स अपार्ट। दोनों अलग हो जाएंगे। यहां पर आने के बाद ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा और जो आरएनए की चेन बनी है वो डीएनए से अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, राइट स्टूडेंट्स? तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आरएनए पॉलीमरेज याद रखना है आपको, सेकंड याद रखना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ओके, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सो यहां पर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड इन ट्रांसक्रिप्शन, राइट? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब मैंने बताया आप सभी को, इसका मतलब होता है टू कॉपी, राइट? सो यहाँ पर याद रखना है स्टूडेंट्स की दोनों स्ट्रैंड्स में के जो मैसेज है या फिर जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो कॉपी नहीं होते हैं, राइट? कोई भी एक ही स्ट्रैंड का जो मैसेज है वो क्या होगा, कॉपी होगा, राइट? अगर मान लो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के मैसेज कॉपी होते हैं तो वहां पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। वो प्रॉब्लम क्या है? इफ, देखो यहां पर दिया हुआ है, बिकॉज इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री RNAs are produced simultaneously, right? दो स्ट्रैंड्स हैं तो अगर दोनों स्ट्रैंड्स पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो 2 RNA बनेंगे, राइट? 2 RNA बनेंगे और इनके अंदर क्या होगी, दे वुड हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द डबल स्ट्रैंडेड, राइट? दोनों स्ट्रैंड्स में बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कॉइल या डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आ जाएंगे, जिस वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, रिजल्टिंग इन नॉन ट्रांसलेशन बोलो या फिर नो ट्रांसलेशन
of encoded information into proteins, right students? तो याद रखना है क्यों एक ही strand use होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, right? Because if two strands are used, two different RNAs will be produced, which might be which might be coiling around each other, resulting in non-translation of the coded information into proteins, right? So ये reason याद रखना है आप लोगों को. So यहाँ पर देखो एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है, राइट? ये हो गया जो ये जो देखो आपको ग्रीन थोड़ा सा लाइट ग्रीन दिख रहा है, ये क्या है? आपका आरएनए कोडिंग सीक्वेंस. आरएनए कोडिंग सीक्वेंस मतलब यही पार्ट है जो आरएनए, राइट, आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करेगा आरएनए बनाने के लिए, राइट? इसको ही देखकर प्रमोटर रीजन आपको दिख रहा है, राइट? और यहाँ पर आपको दिख रहा है टर्मिनेटर रीजन, राइट? प्रमोटर रीजन किधर प्रेजेंट है? अपस्ट्रीम, राइट? अपस्ट्रीम क्या होता है अभी आगे पढ़ने वाले हम. टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट है? डाउनस्ट्रीम, राइट? दो स्ट्रैंड्स हैं, एक है कोडिंग स्ट्रैंड, दूसरा है टेम्पलेट स्ट्रैंड. आगे हम देखते हैं इसको और अच्छे से. ओके, सो इवेंट्स मतलब यहाँ पर प्रोसेस. मैं बताऊं प्रोसेस के बारे में, तो प्रोसेस तो 3 ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है: इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन. इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, राइट? बट हम इसको और अच्छे से एक और अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड कर अब पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला प्रोसेस है, इसको थोड़ा लिंक कर सकते हो आप डीएनए रेप्लिकेशन के साथ, राइट? सो इसको लिंक करने की भी कोशिश करो. सबसे पहला जो स्टेप है, पहला जो इवेंट है वो है एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइट? पहला जो इवेंट है वो क्या है? एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइट? ओके स्टूडेंट्स, सो एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. अभी यहाँ पर क्या होने वाला है देखो. द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स अकर फ्रीली इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. अभी हमने डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. सेम यहाँ पर है, कोई भी चेंजेस नहीं एक्सेप्ट दैट वहां पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड था और यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, राइट? सो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर फ्रीली इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. बिफोर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स द न्यूक्लियोटाइड्स आर एक्टिवेटेड, राइट? न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट किया जाता है. दैट मीन्स ये अब मोनोफॉस्फेट में है, तो मोनोफॉस्फेट में क्या किया जाएगा? दो और फॉस्फेट को ऐड किया जाता है, राइट? सो मोनो से ये कन्वर्ट हो जाएंगे ट्राइफॉस्फेट्स में, राइट? प्रोसेस का नाम एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन. यहाँ पर देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन एंड एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोराइलेज. एंड जाहिर सी बात है इसमें एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी, तो याद रखना पहला स्टेप एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें हम मोनोफॉस्फेट्स को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे. जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में, उनको ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज. प्रोसेस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन. सो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स लिखा है, राइट? आप डीएनए रेप्लिकेशन का जो वीडियो है इसमें आप देख सकते हो, मैंने इसको एक रिएक्शन के फॉर्म में लिखा ही हुआ है, राइट? सो इस वजह से मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ. किसी को भी कोई भी दिक्कत होगी तो वो लेक्चर नंबर 4 को रेफर कर सकता है. सो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स आर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट? यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, राइट? अब यहाँ पर आपको पता है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर थाइमिन नहीं होगा और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? यूरेडीन, राइट? सो थाइमिन की जगह पे यहाँ पर क्या होगा? यूरेडीन. अब डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट, राइट? सेगमेंट ऑफ डीएनए करस्पॉन्डिंग टू वन और मोर सिस्ट्रोन बिकम डिप्रेस्ड एंड रेडी टू ट्रांसक्राइब. ओके, ये क्या होता है अभी हम देख रहे हैं. सो यहाँ पर क्या होने वाला है? एंजाइम्स का रोल अब यहाँ पर शुरू होने वाला है, राइट? ईच सेगमेंट हैज अ प्रमोटर रीजन एंड अ टर्मिनेटर रीजन, राइट? A promoter region has RNA polymerase recognition site and RNA polymerase binding site. स्टूडेंट्स इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रमोटर रीजन में क्या क्या प्रेजेंट है, तो वहां पर आपको दो चीज याद रखना है. पहली चीज याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट है और आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्निशन साइट भी. देखो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो पहले तो पहचानेगा ना प्रमोटर को, उसके बाद ही तो वहां पर जाके बाइंड हो जाएगा, सीधा थोड़ी बाइंड होगा जाके, राइट?
सो इसको याद रखना है आपको। और रिकग्निशन में और बाइंडिंग में आरएनए पॉलीमरेज का कौन सा पॉलीपेप्टाइड हेल्प करता है? सिग्मा फैक्टर। स्टूडेंट्स याद रखना है सिग्मा फैक्टर। चेन ओपनिंग अकर्स, राइट, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अब जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो खुल जाएंगे, राइट। चेन ओपनिंग अकर्स इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑक्यूपाइड बाय 6 बेस पेयर, राइट। ये प्रमोटर रीजन का ही एक एग्जांपल है, राइट। प्रमोटर रीजन पर आया, वहां पर क्या होगा? खोला जाएगा डीएनए को, राइट। 6 बेस पेयर दैट इज TATAAG। डीएनए की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पर TA लिखा हुआ है, राइट। प्रिब्नो बॉक्स, इसको क्या बोला जाता है? प्रिब्नो बॉक्स। ये एग्जांपल है प्रोकैरियोट्स में। ये प्रमोटर रीजन का एग्जांपल है स्टूडेंट्स, राइट। प्रिब्नो रीजन इज द एग्जांपल ऑफ प्रमोटर रीजन इन प्रोकैरियोट्स। टाटा दैट इज TATA रिपीट होगा बार बार, TATA। और हॉगनेस बॉक्स of 7 to 8 base pair is an example of start point in eukaryotes, ठीक है। तो दोनों में एग्जांपल याद रखना है कि प्रोकैरियोट में प्रमोटर का एग्जांपल है प्रिब्नो बॉक्स, उसका सीक्वेंस है TATAAG, राइट। और ये कितने बेस पेयर का है? 6 बेस पेयर। और टाटा बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स, टाटा ये क्यों बोला है? बिकॉज ये TATA रिपीट होगा, राइट। कितने बेस पेयर का होगा? 7 to 8 बेस पेयर। ये एग्जांपल है प्रोमोटर का या फिर स्टार्ट पॉइंट का इन यूकैरियोटिक्स, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर याद रखना है कि कुछ कन्वेंशंस हैं दोनों स्ट्रैंड्स को समझने के लिए, राइट। सो देयर इज कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए इन अ स्ट्रक्चरल जीन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। सो दोनों स्ट्रैंड्स को, राइट, स्ट्रक्चरल जीन दोनों स्ट्रैंड्स को कन्वेंशंस दे रहा है कुछ डिफाइन करने के लिए, राइट। कन्वेंशन मतलब यहाँ पे कुछ साइन सिंबल्स कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। सिंस द 2 स्ट्रैंड्स हैव अपोजिट पोलैरिटी, आपको पता है एंटी पैरेलल होते हैं डीएनए, and the DNA dependent RNA polymerase catalyzes the polymerization in only one direction, that is 5' to 3', ठीक है। तो पहली पॉइंट यहाँ पर याद रखनी है, डीएनए जो है वो एंटी पैरेलल है और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? फ्रॉम 5' to 3', ओके। सो द स्ट्रैंड दैट हैज द पोलैरिटी, अब डीएनए की बात हो रही है, द डीएनए स्ट्रैंड्स दैट हैज अ पोलैरिटी 3' to 5' एक्ट एज अ टेम्पलेट, ठीक है। इट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब मैंने ऑलरेडी बताया है, सभी को एक पैटर्न देगा। डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड होगा जो एक टेम्पलेट का काम करेगा, उसको हम बोलेंगे 3' to 5' वाला टेम्पलेट, राइट। और इस वजह से उस डीएनए स्ट्रैंड्स को बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ऑल्सो नोन एज एंटी सेंस स्ट्रैंड। याद रखना है स्टूडेंट्स, आरएनए पॉलीमरेज रन करेगा 5' to 3', राइट। और कौन सा स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा आरएनए पॉलीमरेज को? वो स्ट्रैंड होगा कौन सा वाला? 3' to 5' वाला, उसको नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। अब द अदर स्ट्रैंड विच हैज द पोलैरिटी 5' to 3', एक डीएनए का स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी है 3' to 5', जो कि एक टेम्पलेट के तौर पर बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ टेम्पलेट। तो जो दूसरा स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी आपको पता है एंटी पैरेलल है, जिस वजह से 5' to 3' होगी। सो स्टूडेंट्स याद रखना है, ये एक ऐसा स्ट्रैंड है जिसका मैसेज सेम टू सेम डिट्टो एमआरएनए कॉपी करेगा। दैट मींस आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इसी के मैसेज को कॉपी करके एक एमआरएनए बनाता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन टू कॉपी। याद रखना है कौन से स्ट्रैंड्स के मैसेज कॉपी होते हैं, दैट इज 5' to 3', और कौन सा स्ट्रैंड है जो एज अ टेम्पलेट बिहेव करता है, दैट इज 3' to 5', ओके। सो the other strand which has a polarity 5' to 3' and the sequence is same as RNA except thymine at the place of uracil, जाहिर सी बात है ये, right, is displaced during transcription, right, is referred to as coding strand or sense strand। इसको देखो यहाँ पर जो 5' to 3' वाला पोलैरिटी वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको नाम है कोडिंग स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड,
कोडिंग स्ट्रैंड्स नाम है बिकॉज उसी के जो कोडॉन्स है या उसी का जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो कॉपी होता है, राइट। और जो डीएनए का स्ट्रैंड का पोलैरिटी है 3' to 5', उस स्ट्रैंड्स को नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्यों नाम है? बिकॉज उसी के कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो 3' to 5' दिख रहा है ना, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री स्टूडेंट्स एमआरएनए बनेगा। Okay, all the references point while defining a transcription unit is made with coding strands. Okay, so यहाँ पर coding strand जो है उसका रेफरेंस लेकर सारी चीजें बताई गई। The promoter and terminator flank, flank मतलब साइड वे, साइड में है ना, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डायग्राम देखा, तो प्रमोटर और टर्मिनेटर दोनों साइड साइड में थे और बीच में स्ट्रक्चरल जीन था। फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो क्या दिया है, ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विथ रिस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। इसका मतलब क्या होता है मैं भी आगे आपको स्लाइड में बताता हूँ। अब पहले ये थोड़ा देख लेते हैं, राइट। सो आपको यहाँ पर बहुत ही साफ साफ दिख रहा है, राइट। ये हो गया अपना टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट। आप देखोगे तो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने ये एमआरएनए बन रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों, इसलिए इसको टेम्पलेट नाम दिया। टी के सामने सी, सी के सामने ए के सामने यू एंड सो ऑन। अब ये वाला स्ट्रैंड देखो जिसको हमने नाम दिया था कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। इसका मैसेज देखो ऑलमोस्ट सेम है आप लोगों को, राइट। आप लोग को कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि जो मैसेज है वो क्या है, सेम दिखाई देगा, राइट। सो याद रखना है स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या शो किया है, राइट। सो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि ये देखिए यहाँ पर सी है, राइट। तो सी के सामने आप सभी को पता है जी आएगा, ए के सामने टी आएगा, राइट। सो ये वाला स्ट्रैंड दिख रहा है आपको, ये वाला स्ट्रैंड क्या है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, राइट। ये स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रैंड दिख रहा है ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए का, और राइट तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों। अब ये एमआरएनए का जो मैसेज है, ये जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपको सेम टू सेम दिखेंगे ये वाले स्ट्रैंड से मिलते जुलते, ये दोनों स्ट्रैंड्स के सीक्वेंसेस मिलते जुलते दिखेंगे आपको, राइट। ये एमआरएनए का और ये स्ट्रैंड का, राइट। ये जो स्ट्रैंड है इसको क्या नाम होता है, कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। सो यहाँ पर देखो आपको सेम दिखेगा, ए है, यू टी है, दैट इज द डिफरेंस, वो तो डिफरेंस ही होता है एमआरएनए और डीएनए में। सी सेम दिख रहा है, सी अगेन यहाँ पर भी सेम, ए सेम, ए सेम, राइट। सो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है। ओके, सो अब यहाँ पर देखो, अब हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशंस, राइट, कि जो रेफरेंसेस पॉइंट है वो किसके रिस्पेक्ट में दिए गए हैं, राइट। सो the promoter is said to be located towards phi dash end upstream of the structural gene, right। so प्रमोटर जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, 5' एंड। यहाँ पर किसकी पोलैरिटी के हिसाब से बताया गया है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड की प्रॉपर्टी, राइट। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो भी रेफरेंसेस लिए हैं दे आर ऑल टेकन फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड। सो 5' एंड पर क्या प्रेजेंट है, प्रमोटर। अपस्ट्रीम मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट, 5' end towards the left, that is upstream, right। The terminator is located towards 3' end, that is downstream of the coding strand। downstream मतलब towards right। promoter कहाँ है, 5' end downstream है या upstream है, upstream है। 5' end upstream जिसको बोलेंगे left, और terminator कहाँ है, towards the 3' end downstream which is right side of the coding strand, राइट। ये हो गया एक स्ट्रक्चर पूरा, हमने प्रमोटर देख लिया, स्ट्रक्चरल जीन देख लिया, टर्मिनेटर देख लिया, राइट। अब the enzyme required for chain termination are unwindase and helicase destabilizing proteins, right। single stranded binding proteins सुना होगा आपने नाम। तो ये क्या करेंगे, डीएनए का जो टेम्पलेट है उसको अनकॉइल करेंगे, राइट। डीएनए रेप्लिकेशन का जो फंडा है वो यहाँ पर यूज होगा, राइट ना, तभी तो न्यूक्लियोटाइड्स को रीड कर पाएंगे। देखो डीएनए क्या है, कॉइल्ड फॉर्म में, तो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को रीड नहीं कर पाएगा, राइट। आपको मैं फोल्डेड न्यूज़पेपर दे दूं, राइट,
काफी ज्यादा फोल्डेड, तो आप उसको रीड नहीं कर पाओगे। कब रीड कर पाओगे? जब आप उसको प्रॉपरली ओपन करोगे। तो सेम चीज यहाँ पर है कि डीएनए टेम्पलेट जो है पहले तो उसको खोलना पड़ेगा, अनवाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होगा। ओके, सो याद रखना है इसको। अनकॉइल करने के लिए क्या होगा? अनवाइंडेज हेलिकेज जिसको बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इज एचडी प्रोटीन्स। एचडी मतलब हेलिकेज डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स व्हिच इज आल्सो नोन एज गायरेसिस, गायरेज बोलते हैं। अब टर्मिनेटर रीजन हैज आइदर पॉली ए बेस सीक्वेंसेस और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। देखो प्रमोटर के बारे में हमने पढ़ा था, टाटा बॉक्स, दैट इज हॉगनेस बॉक्स, यूकैरियोट्स में होता है प्रमोटर का एग्जांपल। तो टर्मिनेटर का एग्जांपल क्या है? या तो वहां पर बहुत सारे एडेनिन के बेस होंगे, या तो क्या होगा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आप सभी को पता है कि मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, राइट? मतलब आगे से रीड करो पीछे से रीड करो वो सेम ही दिखाई देंगे, दैट इज नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो स्टूडेंट्स याद रखना है प्रमोटर के एग्जांपल, टर्मिनेटर रीजन के एग्जांपल। प्रमोटर रीजन का एग्जांपल है टाटा बॉक्स, राइट, एंड प्रिब्नोबॉक्स। प्रिब्नोबॉक्स इन प्रोकैरियोट्स, टाटा बॉक्स इन यूकैरियोट। टर्मिनेटर रीजन का एग्जांपल क्या हो सकता है? या तो पॉली ए टेल हो सकता है। पॉली ए टेल मतलब बहुत सारे एडेनिन प्रेजेंट होंगे टर्मिनेटर रीजन पर, या तो जो टर्मिनेटर रीजन है वहां पर जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? पैलिंड्रोमिक। तो यहां पर देखो बहुत ही सिंपल ये डायग्राम में आपको मैं बता देता हूँ, राइट? सो यहाँ पर देखो 5' to 3', प्रमोटर अपस्ट्रीम है, दिख रहा है यहाँ पर 5', और टर्मिनेटर का है 3', राइट? सो यहाँ पर किसको कंसिडर किया है? कोडिंग स्ट्रैंड। जो भी यहाँ पर पोलैरिटी किसकी कंसिडर की है? कोडिंग स्ट्रैंड की। तो याद रखना है प्रमोटर अपस्ट्रीम, टर्मिनेटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है? अपस्ट्रीम मतलब लेफ्ट एंड डाउनस्ट्रीम मतलब राइट। ओके, सो ये डायग्राम आपको समझ में काफी अच्छे से आ चुका है। अब नेक्स्ट है बेस पेयरिंग, राइट? अब देखो यहां पर बेस पेयरिंग शुरू हो जाएगी, राइट? सो ribonucleotide triphosphate present in the surrounding medium come to lie opposite the nitrogen bases of the DNA template strand, right? So अब क्या होने वाला है कि जो ribonucleotide triphosphate है वो क्या होंगे? डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसके नजदीक आएंगे, राइट? उनको खोल दिया है अभी, राइट? खोल दिया है किसने? अनवाइंडेज एंड एसएसबीपी। They form complementary pair and then the two extra phosphate present in the ribonucleotides separate with the help of pyrophosphates, right? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगेन ये भी आपने डीएनए रेप्लिकेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, राइट? एंजाइम का नाम आप सभी को पता है, पायरोफॉस्फेट। अब यहाँ पर एनर्जी और रिलीज होगी और फॉस्फेट कहीं ना कहीं वहां पर इन्वॉल्व होगा, राइट? दोनों फॉस्फेट अलग हो जाएंगे जिससे एनर्जी रिलीज हो जाएगी और राइबोन्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, राइट? चेन फॉर्मेशन अब डिस्कस करते हैं, राइट? With the help of RNA polymerase, the adjacent ribonucleotides held over DNA template join to form RNA chain, right? Chain formation यहाँ पर हो रहा है, right? और यहाँ पर किसकी हेल्प ली जा रही है? RNA polymerase की। Once the RNA chain is initiated, the sigma factor separates. याद रखना है स्टूडेंट्स, जैसे ही RNA polymerase आकर बाइंड हो जाएगा प्रमोटर रीजन में, जो सिग्मा फैक्टर है उसका काम खत्म, वो वहां से सेपरेट हो जाएगा। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट है आरएनए पॉलीमरेज का उसको बोलते हैं कोर एंजाइम, जो कि एलोंगेशन करेगा। एलोंगेशन का मतलब क्या होता है? जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो अब ऐड होना शुरू हो जाएंगे, दैट इज एलोंगेशन। इनिशिएशन मतलब क्या होगा? बाइंडिंग होगा। RNA polymerase will bind to the promoter. इसमें कौन हेल्प करेगा? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करेगा प्रमोटर रीजन को और इस पे बाइंड करने में हेल्प करेगा। जैसे ही बाइंड हो गया RNA polymerase, उसका जो सिग्मा वाला पॉलीपेप्टाइड है वो वहां से निकल जाएगा, वो वहां से बाहर हो जाएगा, राइट? इसके बाद अब ये जो RNA polymerase बचा है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, राइट? 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 बीटा डैश,
ये elongation करेंगे. What is elongation? Addition of ribonucleotides which are freely present in the nucleoplasm. So यहाँ पर दिया है देखो, RNA polymerase core enzyme now moves along the DNA template, right? Elongating the chain, elongation कर रहा है at the rate of some 30 nucleotides per second. Whoa, what a speed, right? बहुत अच्छी speed है. याद रखना है, there is no proof reading during transcription. Okay, कोई भी proof reading transcription के दौरान नहीं होती. RNA synthesis stops as soon as polymerase reaches the terminator region, right? Terminator region का काम क्या था? वो एक ऐसा रीजन था जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता, उसके बाद कोई भी बेस जो है वो ऐड नहीं होंगे इन द आरएनए, राइट? सो अब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना स्टॉप करेगा. कब स्टॉप करेगा? जब वो टर्मिनेटर रीजन पर आ जाएगा. अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये नाम सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन में, राइट? सो रो फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, राइट? अब ये आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम है उस पर आकर एक और फैक्टर अटैच होता है जिसको बोलते हैं रो फैक्टर, राइट? रो फैक्टर जैसे ही अटैच होगा, याद रखना है कि टर्मिनेटर रीजन को कौन रिकॉग्नाइज करता है? रो फैक्टर, ठीक है? सो मतलब एलोंगेशन हो रहा है, राइट? जब टर्मिनेटर रीजन के नजदीक आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन के पास या नजदीक आ जाएगा तो इमीडिएटली रो फैक्टर वहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाएगा. आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर क्या होगा? जुड़ जाएगा, उससे कंबाइन हो जाएगा. और यही रो फैक्टर है जो किसको रिकॉग्नाइज करता है? टर्मिनेशन सीक्वेंस को. सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइजेस द प्रमोटर रीजन एंड रो फैक्टर रिकॉग्नाइजेस द terminator region. Terminator region has a stop signal of 4 to 8 A nucleotides. A stands for adenine. स्लाइड्स में प्रीवियस हमने देखा है, प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था टर्मिनेटर रीजन या तो पॉली ए न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, पॉली ए मतलब बहुत सारे एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, या फिर क्या होगा वहां पर? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. तो यहाँ पर देखो वही बताया हुआ है, टर्मिनेटर जो रीजन है वहां पर स्टॉप सिग्नल जो है वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स का होगा? 4 to 8. और वो कौन से होंगे न्यूक्लियोटाइड्स? ए. सेपरेशन ऑफ आरएनए. अब टर्मिनेशन सीक्वेंस आ गया, टर्मिनेशन रीजन आ गया, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन रुक गया. टर्मिनेशन और रो फैक्टर हैज एटीपेज एक्टिविटी, राइट स्टूडेंट्स? देखो अभी मैंने बताया था कि रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, बट अदर देन दिस रो फैक्टर एक और काम में बहुत ज्यादा माहिर है, और वो काम क्या है? रिलीज ऑफ कंप्लीट आरएनए चेन, राइट? सो रो फैक्टर के पास एटीपेज एक्टिविटी होती है, राइट? राइट, इट हेल्प्स द रिलीज ऑफ कंप्लीटेड आरएनए चेन. तो रो फैक्टर दो काम यहाँ पर अब कर रहा है. पहला काम रिकॉग्नाइजिंग द टर्मिनेशन सीक्वेंस एंड सेकंड काम है रिलीजिंग द कंप्लीटेड आरएनए चेन, बिकॉज उसके पास क्या है? एटीपी फॉर्मिंग एबिलिटी है. अब ये जो कंप्लीट आरएनए चेन बना है इसको बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. इसको क्या नाम देंगे? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. अब ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है, इट अंडरगोस प्रोसेसिंग टू फॉर्म फंक्शनल आरएनएस, राइट? सो याद रखना है स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है वो अभी कौन से फॉर्म में है? प्री फॉर्म में है. इट इज प्री मैच्योर एमआरएनए. मैं बताऊं सीधे तो ये प्री मैच्योर एमआरएनए है, इसको प्रोसेसिंग की जरूरत है. अब ये कैसे प्री मैच्योर है ये भी देखते हैं, राइट? सो अगर इसको फंक्शनल आरएनए बनना है तो इसके अंदर कुछ क्या करना पड़ेगा? प्रोसेसिंग. सिंपल वे बोलो तो एक मेकअप टाइप कुछ करना होगा, मेकअप. सो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन दिख रहा है. सिग्मा फैक्टर यहाँ पर दिख रहा है आपको with the RNA polymerase binding to the promoter region which is indicated by yellow. यहाँ पर देखो कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी को ही कंसीडर किया है. 5-2 3- 5- पे प्रमोटर है अपस्ट्रीम, 3- पे टर्मिनेटर है डाउनस्ट्रीम. अब अंदर जाने के बाद सबसे पहले तो आप सभी को पता है ये होने से पहले क्या होगा? डीएनए को खोला जाएगा, राइट? अब वहां पर आकर बाइंड हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, सिग्मा फैक्टर गायब हो चुका था, राइट? अब
यहाँ पर याद रखना है रो फैक्टर का काम शुरू होगा, राइट। और ये जो दिख रहा है ना, ये एक बबल जैसा दिखेगा, इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल, राइट। ये जो रीजन है जो थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ है, राइट, जो डीएनए का ज्यादा फैला हुआ रीजन है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बबल। इसको नोट डाउन करना है, राइट, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है, राइट। ये जो पार्ट है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बबल। और फिर फाइनली टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन में कौन हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है रो फैक्टर, जो कि टर्मिनेटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है और जो ये कंप्लीटेड आरएनए चेन है इसको रिलीज करने में मदद करता है, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ते हैं, राइट। क्योंकि जो एक्चुअली एमआरएनए बनेगा वो प्रोसेसिंग के बाद बनेगा। अभी जो एमआरएनए बना है ये प्री मैच्योर फॉर्म में, ये फंक्शनल एमआरएनए नहीं है, ओके। ओके, सो अभी आगे हम डिस्कस कर रहे हैं डुप्लेक्स फॉर्मेशन। आफ्टर द रिलीज ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अगेन एस्टैब्लिश लिंकेजेस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, राइट। अब सारे एंजाइम्स वहां से निकल जाएंगे, एसएसबीपी हो या फिर अनवाइंडेज हो, सारे एंजाइम्स वहां से निकल जाएंगे और अब जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में फिर से एक दूसरे को देख रहे हैं कि हाँ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और फिर से वो कॉइल्ड हो जाएंगे। The enzyme gyrases unwinds HD, right? HD proteins are released. Finally, the double helical form of DNA is resumed. अब नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया प्रोसेसिंग का काम है, सो दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट। प्रोसेसिंग होता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, इसलिए बोला है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट या प्रोसेस। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, राइट। अब इसको प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों है वो बताया हुआ है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों है। Okay, so primary transcript is larger than the functional RNA, right? So साइज में बड़ा होता है एंड उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस आरएनए, राइट स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा बहुत, राइट। सो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, इट इज नथिंग बट हेट्रोजीनस आरएनए, एचएनआरएनए जिसको बोलेंगे, या फिर प्री एमआरएनए, राइट। सो इसका साइज बड़ा होता है जिस वजह से इसको प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, बिकॉज फंक्शनल आरएनए का साइज एज कंपेयर टू द प्री एमआरएनए या फिर एचएनआरएनए छोटा होता है, राइट। सो इसको इसी वजह से प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी। प्राइमरी ट्रांसक्राइब्ड is converted into functional RNA by the following transcription process, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, याद रखना इसको क्या नाम है, एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, और प्री एमआरएनए, जिसको किस में कन्वर्ट करना है, फंक्शनल आरएनए में, बाय दी फॉलोइंग प्रोसेस। दो प्रोसेस है, राइट। उससे पहले क्या दिया है, देखो, मोस्ट प्रोकैरियोट्स mRNA ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर नो एडिशनल प्रोसेसिंग। तो याद रखना है ये प्रोसेसिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के लिए, प्रोकैरियोट्स में प्रोसेसिंग नहीं होगी। प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया विल नॉट हैव एनी प्रोसेसिंग। उनका जो एक ट्रांसक्रिप्शन से जो बना है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, दैट इज mRNA, वही उनका फाइनल है। अब वो ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ जाएंगे, बट यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद ही ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो डिफरेंस याद रखना है, प्रोकैरियोट्स में नो प्रोसेसिंग ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यूकैरियोट में प्रोसेसिंग ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्ट्स का जो प्रोसेसिंग है वो दो प्रोसेस से होगा, स्प्लाइसिंग एंड टर्मिनल एडिशन। दो प्रोसेस हैं, राइट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेस हैं, स्प्लाइसिंग एंड टर्मिनल एडिशंस। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये हो गया प्री एमआरएनए, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, राइट। सो यहाँ पर क्या किया जाता है, इंट्रॉन्स को स्प्लाइस किया जाता है, अलग कर लिया जाएगा और एक्सॉन्स को ज्वाइन कर लिया जाएगा, और ये एक्सॉन्स ज्वाइन होने के बाद जो ये एक्सॉन्स हैं इसको हम बोलेंगे फंक्शनल आरएनए एंड द एक्चुअल एमआरएनए व्हिच विल अंडरगो ट्रांसलेशन। तो स्प्लाइसिंग, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्ट possess extra segments which is known as introns, right. So extra segments present है, introns, right. intervening sequence बोला जाता है इसको। So यहाँ पर देखो, SNRNA, small nuclear RNA
along with some protein molecules functions as enzyme for splicing. snRNA, that is small nuclear RNA, along with some protein एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो एक कॉम्प्लेक्स होगा एंजाइम का जो कि क्या करेगा, स्प्लाइसिंग करेगा, मतलब इंट्रॉन्स को निकालेगा और एक्सॉन्स जुड़ जाएंगे. अब देखो, दे आर कॉल्ड snRNPs और स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स. ठीक है, थोड़ा हायरार्की टाइप है. snRNA सम प्रोटीन के साथ कंबाइन होगा और बनाएगा snRPs, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स. फिर ये जो snRPs हैं ये क्या होंगे, दे विल गेट अटैच्ड टू द 5' and 3' एंड ऑफ इंट्रॉन्स. राइट, इंट्रॉन्स के पास जाकर अटैच हो जाएंगे. With the help of some proteins, a complex called spliceosomes develop. देखो ये कैसे हो रहा है, snRNA उसके साथ प्रोटीन्स, उसको बोलेंगे snRPs. snRPs इंट्रॉन्स पर जाके बाइंड होगा, उधर और प्रोटीन्स आकर बाइंड होंगे और उस snRP along with the some proteins is known as spliceosome. स्प्लाइसोसोम में याद रखना है कौन सा आरएनए होता है, snRNA. स्प्लाइसोसोम में कौन सा आरएनए होता है, snRNA, that is small nuclear RNA. अब स्प्लाइसोसोम ही है जो क्या करेगा, रिमूव्स द इंट्रॉन्स एंड विद द हेल्प ऑफ द लाइगेज एक्सॉन्स आर जॉइंड टू फॉर्म द मैच्योर आरएनए और फंक्शनल आरएनए और mRNA. तो स्प्लाइसिंग पहला प्रोसेस है. स्प्लाइसिंग से क्या किया जाता है, इंट्रॉन्स को निकाला जाता है, एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है. इंट्रॉन्स आप सभी को पता है, दे आर नॉन कोडिंग जीन्स जो कि डीएनए में प्रेजेंट थे, राइट ना. डीएनए में स्प्लिट जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, राइट. तो पूरा जो मैसेज है वो सेम टू सेम कॉपी हुआ है एमआरएनए में, राइट. तो मतलब अगर डीएनए में इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स थे, स्प्लिट जीन्स थे, तो सेम किसमें दिखाई देंगे, एमआरएनए में, राइट. बट क्या एमआरएनए को इंट्रॉन्स की जरूरत है, नहीं. उनको तो किसकी जरूरत है, कोडिंग सीक्वेंसेस की, जो प्रोटीन्स के लिए एनकोड करे. तो उनको क्यों लेकर जाना आगे, उनको क्यों ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व करना, राइट. इस वजह से स्प्लाइसिंग होती है ताकि जो इंट्रॉन्स है वो निकल जाए, राइट. आगे और भी हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, राइट. अब देखो यहां पर बताया हुआ है, राइट. सो द स्प्लिट जीन्स having introns arrangement represent probably the ancient feature of the genome, right. split gene जो है ये क्या है, ancient feature है genome का. the presence of introns is reminiscent of antiquity and the process of splicing represents the dominance of the RNA world, right students. तो ये लाइन आपको याद रखनी है. आगे बढ़ते हैं, इस डायग्राम को आपको देखना है. देख लो यहाँ पर snRPs दिख रहा है, राइट. स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स, राइट. ये यहां पर आकर अटैच हो गया, राइट. अटैच होने के बाद यहां पर याद रखना है और सम प्रोटीन्स अटैच होंगे और एक स्प्लाइसोसोम बनेगा. स्प्लाइसोसोम देखो आपको यहां पर दिख रहा है, इसने क्या किया है, इंट्रॉन्स को निकाल दिया है और मैच्योर एमआरएनए में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देंगे, एक्सॉन्स. नेक्स्ट है टर्मिनल एडिशंस. टर्मिनल मतलब 5' एंड 3' एंड. टर्मिनल मतलब क्या होगा, 5' एंड 3' एंड. सो some extra nucleotides are added to the ends of RNA and they serve specific functions. तो कुछ extra nucleotides add होते हैं to the ends of the RNA. Addition of cap nucleotides at 5' end of mRNA is called capping. What is capping? Addition of extra nucleotide to the 5' end. What is capping? Addition of extra nucleotide to the 5' end. Right. और mRNA cap जो है, it is formed of GTP and is known as methyl guanosine, right? That is 7mg. Okay. So इसको याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो कैपिंग होगी वो किसकी कैपिंग होगी, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. किसकी कैपिंग होगी, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग होगी. कौन से एंड में, 5' एंड. एडिशन ऑफ पॉली ए टेल. अगेन पॉली ए मतलब यहां पर एडेनिन को ऐड कर रहे हैं, राइट. और एडेनिन कहां ऐड होगा, एट 3' एंड ऑफ mRNA एंड दिस इज नोन एज टेलिंग. 5' एंड में कैपिंग होगा, 3' एंड में
टेलिंग होगा, कैपिंग होगी, किसकी कैपिंग होगी, मिथाइल गोनासिन ट्राइफॉस्फेट की, टेलिंग किसकी होगी, पॉली ए। बहुत सारे एडेनिन को ऐड करा जाएगा 3' एंड पर, राइट। सो ये जो बना है ये है हमारा फंक्शनल mRNA। इट इज रिक्वायर्ड फॉर राइबोसोमल रिकॉग्निशन। अब ये कैपिंग और टेलिंग क्यों की जाती है, ताकि जब mRNA न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जाए तो आसानी से राइबोसोम्स mRNA को आइडेंटिफाई कर सके। इस वजह से क्या होता है, टेलिंग एंड कैपिंग। स्टूडेंट्स याद रखना है, कैपिंग एंड टेलिंग का जो एप्लीकेशन है उसका मकसद ये है कि राइबोसोम उनको आइडेंटिफाई कर सके, राइट। और याद रखना है स्प्लाइसिंग क्यों किया जाता है, बिकॉज जो अनयूजफुल जीन्स हैं उनको निकाला जाए, जो नॉन एसेंशियल जीन्स हैं उनको निकालकर सिर्फ एसेंशियल जीन्स ही रहें जो कि कहां हेल्प करेंगे, इन द प्रोटीन सिंथेसिस बाय ट्रांसलेशन। ओके, सो यहाँ पर आपको कैपिंग दिख रही है, 5' एंड पे कैपिंग दिख रही है और 3' एंड पे AAA दैट इज पॉली ए टेल, टेल, राइट। टेलिंग टेल किसकी टेल है, एडेनिन की टेल है। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA इनटू mRNA दिखाया है, राइट। सो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना है, mRNA विच इज इन द फॉर्म ऑफ प्री फॉर्म में, इट इज अ प्रीकर्सर। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रही है कैपिंग दिख रही है, कैपिंग होगी पिंक बॉक्स में दिया हुआ है, राइट। उसके बाद स्प्लाइसिंग हो रहा है, राइट। स्प्लाइसिंग से क्या होगा, इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा और एक्सॉन्स को ज्वाइन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम DNA लाइगेस। ओके, उसके बाद नॉट DNA लाइगेस, ओके, RNA लाइगेस। फिर उसके बाद पॉलीएडिनाइलेशन होता है। पॉलीएडिनाइलेशन मतलब एडिशन ऑफ एडेनिन टू द 3' एंड। सो दिस कंप्लीट्स द प्रोसेसिंग, राइट। और ये पूरा ये जो डायग्राम है आपको पूरा कहीं ना कहीं बता रहा है द डिटेल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। याद रखना है प्रोकैरियोट्स में देयर इज नो एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, एक और चीज मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ट्रांसक्रिप्शन कब होगा। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि ट्रांसक्रिप्शन कब होगा, राइट। हमने देखा था डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेल साइकिल के एस फेज में होता है, राइट। आई रिपीट, डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल के एस फेज में होता है, राइट। सो वैसे ही आप लोग को बताना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो सेल साइकिल के कौन से फेज में होगा, राइट। आप सभी को कमेंट करना है इन द कमेंट बॉक्स, राइट। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, ये आपको पता है, बट ट्रांसक्रिप्शन कौन से फेज में होता है सेल साइकिल के, ये आपको बताना है। ट्रांसक्रिप्शन कौन से फेज में होता है सेल साइकिल के, ये आपको बताना है, राइट। लोकेशन नहीं बताना है कि न्यूक्लियस में होता है, मैं पूछ रहा हूँ सेल साइकिल के कौन से फेज में, सेल साइकिल के कौन से फेज में ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या वो G1 फेज होगा, क्या वो S फेज होगा, क्या वो G2 फेज होगा, या क्या वो M फेज होगा, राइट। सो आपको ये चीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखनी है आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। ओके, सो उम्मीद कर रहा हूं आपको आज का जो टॉपिक है वो क्रिस्टल क्लियर है, राइट। आगे का जो लेक्चर है उसमें हम इसका जो सेकेंड हाफ है, ट्रांसक्रिप्शन वाज द फर्स्ट हाफ ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेकेंड हाफ होगा ट्रांसलेशन, राइट। सो वो आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होगा ट्रांसलेशन होगा, राइट। उसके अलावा ट्रांसलोकेशन भी एक फेनोमेना है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ओके, थैंक यू सो मच।